हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारे नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सॉफ्ट एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है वो हमने बेली एंड लव के सेकंड चैप्टर से लिया गया। ठीक है, इसमें हम अ, कुछ ही चीज़ें शॉक के बारे में पढ़ेंगे, कंप्लीट शॉक के बारे में नहीं पढ़ेंगे। और बाकी जो टॉपिक आपका बच जाएगा, इस टॉपिक से रिलेटेड जो चीज़ें बच जाएंगी उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। डेफिनेशन है शॉक की, पैथोफिजियोलॉजी है, क्लासिफिकेशन है, ठीक है, साइन एंड सिम्टम है, कॉन्सिक्वेंसेस है और मैनेजमेंट। ठीक, ये चीज़ें इसमें हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम आते हैं सबसे पहले अपना फर्स्ट डेफिनेशन। ठीक है, एक्चुअल में शॉक में होता क्या है। जो शॉक है, शॉक एक सिस्टमिक स्टेट है। सिस्टमिक स्टेट कैसे है कि इसका प्रभाव सभी सिस्टम पर पड़ता है। ठीक है, और इसमें होता क्या है, इसमें जो है अपना परफ्यूजन लो हो जाता है। ठीक है, जो लो टिश्यू परफ्यूजन जो है वो लो हो जाता है, सिस्टमिक स्टेट है। ठीक है, और लो टिश्यू परफ्यूजन हो जाता है। और लो टिश्यू परफ्यूजन कितना लो हो जाता है कि उसको सेल्स जो है वो अपना एडिक्वेटली रेस्पायरेशन नहीं कर पाती। ठीक है, जो रेस्पिरेशन के लिए जितनी आवश्यकता है उसको ऑक्सीजन की, उतनी ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाती। इसलिए सिस्टमिक स्टेट है लो टिश्यू परफ्यूजन, इनएडिक्वेट फॉर द नॉर्मल सेलुलर रेस्पिरेशन। अब जैसे ही वो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो ऑक्सीजन की इनसफिशियंसी होने की वजह से, ठीक है, और ग्लूकोज की इनसफिशियंसी होने की वजह से सेल क्या करेगी, एरोबिक से एनारोबिक में चली जाएगी और एनारोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो ये पूरी डेफिनेशन में है कि शॉक के अंदर क्या होता है, सिस्टमिक स्टेट है, लो टिश्यू परफ्यूजन होता है, उसकी वजह से बॉडी को इनएडिक्वेटली सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और ऑक्सीजन डिलीवरी और ग्लूकोज की डिलीवरी कम होने की वजह से सेल स्विच हो जाती है आपके एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, फाइनली पैथोफिजियोलॉजी देखिए। पैथोफिजियोलॉजी हम किस किस लेवल पर देखेंगे, सेलुलर लेवल पर इसको क्या होता है, इसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं सेलुलर लेवल पर शॉक में। माइक्रोवेस्कुलर लेवल पर क्या चेंजेस आते हैं उसको देखेंगे। सिस्टमिक स्तर पर क्या उसके चेंजेस मिल रहे हैं हमें उसको देखेंगे। सिस्टम में भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेनल सिस्टम, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सेलुलर लेवल पर क्या चेंजेस आएंगे शॉक के अंदर। ठीक है, तो हमें जैसा हमने बताया कि शॉक के अंदर होता क्या है, लो टिश्यू परफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, टिश्यू परफ्यूजन कम हो रहा है तो सेल्स को क्या मिल रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है और ग्लूकोज की भी कमी हो रही है। ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल की भी कमी हो रही है और ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है। जैसे ही ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो सेल्स क्या कर रही है, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म कर रही है। तो जनरली जब सेल्स एरोबिक मेटाबॉलिज्म करती है तो क्या बनता है, CO2 बनता है, और वो CO2 अपने, ठीक है, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन में बाहर निकल जाता है। परंतु जब ये एनारोबिक मेटाबॉलिज्म करेगी तो वो CO2 ना बन के क्या बन रहा है, वो लैक्टिक एसिड बन रहा है। ठीक है, और वो लैक्टिक एसिड आपके बॉडी में जमा हो जाएगा। लैक्टिक एसिड की एसिड होने की वजह से शरीर में क्या हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगा। ठीक है, एसिडोसिस हो गया। अब इस एसिडोसिस होने की वजह से, ठीक है, ऑक्सीजन कमी की वजह से एसिडोसिस हुआ, और एसिडोसिस की वजह साथ में ग्लूकोज पूरी तरह से बर्न हो गया है। तो सेल्स क्या करेगी, सेल्स अपना काम करना बंद कर देगी, क्योंकि वहां तो शरीर में एसिड पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन मिल नहीं रही है उसको। तो उसके जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, सेल्स के खुद के सोडियम पोटेशियम पंप हैं, और सेल्स के अंदर उसके ऑर्गन्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, और न्यूक्लियस है, और भी बहुत सारी चीज़ें सेल्स के अंदर होती हैं। उनके जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो पूरी तरह से फेल हो जाएंगे, और सोडियम पोटेशियम पंप फेल होने के बाद जो सेल्स क्या काम करना बंद कर देगी, और सेल्स के अंदर जो लाइसोजोम है जिसको अपन सुसाइड वैक करते हैं वो रप्चर होना स्टार्ट हो जाएंगे, और उनके जो एंजाइम्स हैं वो सेल को पूरी तरह से
ठीक है, पूरी तरह से सेल्स के ऑटोफाइगोसिस कर देंगे, सेल्स को डेथ कर देंगे, और फाइनली अपने को पोटेशियम रिलीज होगा और वो पोटेशियम आपके ब्लड में आ जाएगा। ये जो है ये स्टेप होते हैं सेलुलर लेवल पे जो समझ जाते हैं शॉक के अंदर। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोवेस्कुलर। माइक्रोवेस्कुलर पे क्या होता है, जैसा कि हमने बताया इस्कीमिया हो रहा है, ठीक है, और इस्कीमिया हो रहा है तो ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही, तो इसे हाइपोक्सिया हो रहा है, और शरीर में क्या है एसिड बढ़ जाता है, लैक्टिक एसिड, इसलिए एसिडोसिस हो रहा है, ठीक है, एसिडोसिस हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, जैसे ही हाइपोक्सिया और एसिडोसिस हो रहा है, ठीक है, शरीर में क्या होंगे ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल और साइटोकाइन बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, साइटोकाइन बनना स्टार्ट हो जाएंगे और ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही ये ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल बनना स्टार्ट होंगे, साइटोकाइन बनना होंगे बनेंगे, फिर उसके बाद सेल्स की इंजरी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, हाइपोक्सिया की वजह से फ्री रेडिकल बने और उस फ्री रेडिकल की वजह से दोबारा से सेल्स की वेसल्स की एंडोथेलियल जो लाइनिंग है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ये जो साइटोकाइनिन और फ्री रेडिकल्स है वो इसको डैमेज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एंडोथेलियल इंजरी हुई है, ठीक है, वो एंडोथेलियल इंजरी की वजह से क्या होगा, अपना जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गया, ठीक है, और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से आगे फर्दर अपने को जो सेल्स के अंदर का जो गैप था, ठीक है, ये सेल्स थी, ये गैप था इनके बीच में वो बढ़ जाएगा, तो अपनी सेल्स की पोजीशन कैसे हो जाएगी आपके सामने, ठीक है, सेल्स ऐसे दिखेंगे, ठीक है, और जो गैप है इस गैप से लीकिंग स्टार्ट हो जाएगी, और लीकिंग स्टार्ट हो जाएगी तो ये वेसल्स है, ठीक है, और वेसल्स के बाहर यहाँ सेल्स पड़ी हुई है, ठीक है, इस सेल्स के बीच में फ्लूइड आ जाएगा, और जब फ्लूइड इन सेल्स के बीच में आ जाएगा तो यहाँ पे एडिमा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, तो वो एडिमा बन जाएगा, ठीक है। अब इस्कीमिया हुआ है तो इस्कीमिया से भी आपको डायरेक्टली एक्टिवेशन होगा इम्यून सिस्टम का और कोगुलेशन सिस्टम का, ठीक है, और वहां से भी वही पैथोलॉजी स्टार्ट होगी, लास्ट में अल्टीमेट एडिमा आ जाएगा, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जो प्रीलोड है और आफ्टर लोड है वो कम हो जाएगा, ठीक है। ये प्रीलोड और आफ्टर लोड क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको सिंपल सी ऐसी ध्यान रखनी है, जब हमारा जो हार्ट का वेंट्रिकल वाला पार्ट है वो वेंट्रिकल वाला पार्ट में जब तक ब्लड आ रहा है, ठीक है, एक कैपेसिटी आएगी कि उससे ज़्यादा ब्लड अब भरेगा नहीं, ठीक है, फिजियोलॉजिकल। अब ये कैपेसिटी है जिसमें पूरी तरह से वेंट्रिकल में ब्लड भर गया है, तो जब पूरी तरह से ब्लड भर जाएगा तो उस पर एक प्रेशर लगेगा बॉल पे, उस प्रेशर को बोलते हैं अपन प्रीलोड, ठीक है, या फिर उस वॉल्यूम जो भरा है उसको बोलते हैं प्रीलोड। ये प्रीलोड जितना कम होगा, ठीक है, उतना ही शॉक में पेशेंट जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आफ्टर लोड, आफ्टर लोड क्या है, अभी जो भर तो गया तो इसको कॉन्ट्रैक्ट जब करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए जितना प्रेशर चाहिए उसको, ठीक है, वो क्या है उसका आफ्टर लोड, ठीक है। तो आफ्टर लोड और प्रीलोड दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। जब आफ्टर लोड और प्रीलोड दोनों डिक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा, जैसे ही ये दोनों डिक्रीज होंगे हमारे बॉडी में कुछ सेंसर होते हैं जिनको अपन बोलते हैं बैरो रिसेप्टर, इनकी पोजीशन कहाँ होती है, आयोटिक आर्च पर या फिर कैरोटिड आर्टरी पर, ठीक है। जैसे ही ये परफ्यूजन कम हुआ इसका, ये सेंस कर लेते हैं उस प्रेशर को, प्रेशर कम हो गया, और ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेशन देते हैं, और जिसकी वजह से अपने बॉडी में सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, और साथ में ही कुछ कैटाकोलामिन जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। जब जैसे ही सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिविटी होगी हमारे शरीर में, अब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, तो देखो हार्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हार्ट पर सिंपैथेटिक सिस्टम का एक्सेलरेटेड हार्ट बीट, मतलब हार्ट बीट आपकी बढ़ जाएगी, इसलिए यहाँ पर टैकीकार्डिया हो जाएगा, ठीक है। वेसल्स पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, वेसल्स के अंदर वेसल्स को ये कांटेक्ट करता है, इसलिए यहाँ पर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, ठीक है। तो जब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ जाएगा, टैकीकार्डिया बढ़ जाएगा, ये दोनों बीपी को कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
क्योंकि हमने अभी देखा है जस्ट पेशेंट को CO2 तो बन ही नहीं रही, ठीक है, क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है, इसलिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, ठीक है, और सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स जो है वो आ रहा है, ठीक है। अब आगे क्या होगा, जैसे ही एसिडोसिस बढ़ जाएगा तो पेशेंट ज़्यादा तेज रेस्पिरेशन करने लग जाएगा, तो रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगी, ठीक है, और हाइपर वेंटिलेट हो जाएगा पेशेंट, ज़्यादा तेज सांस लेने लगेगा, रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाएगी, ठीक है। अब CO2 जो है वो रिलीज होगी एंड कंपनसेटरी एल्कोलिसिस स्टार्ट हो जाएगा, जो एसिड था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कंपनसेटरी एल्कोलिसिस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फाइनली रेनल सिस्टम पर क्या काम होगा, तो जैसे हमने बैरोरिसेप्टर आपको कैरोटिड में बताए थे, आयोटिक नॉच में बताए थे, ऐसे ही बैरोरिसेप्टर भी और कीमोरिसेप्टर भी ये किडनी में होते हैं, ठीक है। तो किडनी में दोनों चीज़ों से, बैरोरिसेप्टर से भी और कीमोरिसेप्टर से भी एसेस कर लेती है कि आप ब्लड प्रेशर कम हो गया, ठीक है। जैसे ही ब्लड प्रेशर कम होगा ये रेनिन सिक्रेट करेगी, किडनी जो है अपनी वो रेनिन सिक्रेट करती है, और रेनिन सिक्रेट करने के बाद ये रेनिन जब आगे जाता है ब्लड में तो एक एंजियोटेंसिन प्रोटीन्स होती है, वो इसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देती है, जो कि लिवर में मिलती है। अभी एंजियोटेंसिन 1 है वो लंग्स में जाएगा तो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एंजियोटेंसिन 2 है वो मेनली क्या फंक्शन कर रहा है, उसका मेन काम क्या होता है, आर्टरी का कॉन्स्ट्रिक्शन कराना, ठीक है, सोडियम पोटेशियम रीअब्जॉर्प्शन कराना, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देना, ठीक है। तो ये जो काम कर रहा है इसका मतलब क्या, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ठीक है, आर्ट्रियोल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई तो आपका बीपी बढ़ जाएगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये कंपनसेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। लास्ट में एंडोक्राइनल जो पैथोफिजियोलॉजी है सिस्टमिक स्टेट की, उसमें क्या हुआ है, लो प्रीलोड स्टिमुलेशन, ठीक है, प्रीलोड कम हुआ आपका, प्रीलोड जैसे ही कम हो गया हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है, और ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा, एड्रेनल ग्लैंड को एक्टिवेट कर देगा, और रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, और फाइनली वैसोप्रेसिन जो है वो रिलीज होगा, ठीक है। इस तरह से एंडोक्राइन सिस्टम का और पड़ने वाला इफेक्ट है